नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित यहाँ पे क्रैश कोर्स लाने वाले हैं। ठीक है, पहला सेशन हमारा होगा ये क्रैश कोर्स का। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, क्या चीज़ें डिस्कशन करेंगे, वो चीज़ें हम यहाँ पे 2 मिनट के अंतर्गत समझ लेते हैं। देखिए, आपका जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म, वो आ चुका है। तो क्रैश कोर्स ये इस वजह से बनाया जा रहा है ताकि आपके सारे सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट कराया जा सके। फिर चाहे वो कोर्स यूजीटी का हो, यानी आप अंडर ग्रेजुएट के हो, या फिर पीजीटी के, सभी कोर्सेज को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। पहली बात कि हिंदी जो है वो हिंदी साहित्य लगभग सभी कोर्सेज में, यूजीटी में आप ले लें या फिर पीजीटी में, जैसे कि बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, आदि तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें हिंदी पूछी जाती है। और वहीं अगर पीजीटी की बात किया जाए तो पीजीटी में अगर आप एमए हिंदी से करना चाहते हैं तो हिंदी तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि एलएलबी या फिर बीएलएलबी तो भी करते हैं, तो इसमें भी हिंदी का पूछा जाता है सेगमेंट। ठीक है, तो डेफिनेटली सबका सिलेबस तो सेम ही है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिलेबस सभी का सेम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वीडियो तैयार किया है। हमें पूरी कोशिश है, 100% श्योर है कि डेफिनेटली इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। हम यहाँ पे 1000 से 2000 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। तो क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम यहाँ पे आधे घंटे या फिर 25 मिनट का वीडियो लाएंगे, जिसके अंतर्गत आप यहाँ पे मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्रैश कोर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्रैश कोर्स करके, तो आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, जो सिमिलर सब्जेक्ट है जैसे कि जीके जीएस का हो गया और हिंदी का हो गया, साथ ही साथ में रीजनिंग के प्रश्न, ये 3 जो है वो तीनों जो है एक क्रैश कोर्स के नाम से चलेंगे तीनों, और तीनों का एक अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगा। उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये इलाहाबाद के सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी के अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, कोई भी किसी भी कोर्सेज़ का, तो इसके बियॉन्ड, इसके बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, दूसरी चीज़ की अदर कोर्सेज, जब यहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स यहाँ पे 7 से 8 दिन में हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम यहाँ पे सिलेबस वाइज यानी कोर्सेज वाइज, जैसे बीकॉम हो गया, बीए हो गया, बीएलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया, ठीक है, साथ ही साथ में एमए हो गया, एमकॉम हो गया, तमाम प्रकार के बीएससी के कोर्सेज़ के सिलेबस के कोर्सेज़ के यहाँ पे लाए जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट करता हूँ। आज 2 मिनट हमारा हो चुका है। पहला है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हम देखेंगे सही विकल्प का आपको चयन करना है। इसके रिगार्डिंग पूछा गया है कि विचार आत्मा की मूक बातचीत है, यह कथन किसका है? तो विचार आत्मा की मूक बातचीत है, यह कथन है प्लेटो का। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, देखिए मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कुछ चीज़ें। दूसरा प्रश्न देखते हैं हमारा कि भाषा मानव के उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचना व्यवस्था है जिसके द्वारा विशेष समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो भाषा मानव के उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचना व्यवस्था है जिसके द्वारा विशेष समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। यह जो कथन है वो कथन है भोलानाथ तिवारी का। ठीक है, भोलानाथ तिवारी जो है आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, और इनसे संबंधित कुछ 2-3 तथ्यों को आप यहाँ पे पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके साथ मैं ये चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा सेगमेंट कौन कौन सा होगा, हम मतलब कि हम कौन कौन से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो हम पूरे हिंदी साहित्य के व्याकरण से लेकर के जो भी काल रहा है, ठीक है, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे यहाँ पे 400 से 500 उसके प्रश्न को देखेंगे। फिर भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। फिर भारतीय काव्य शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। फिर आलोचना एवं साहित्य के प्रश्नों को देखेंगे, और चिंतन एवं नई दिशाएँ, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो डेफिनेटली सारे विषय को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो 2000 से 2500 प्रश्न होंगे, डेफिनेटली उसके बाहर नहीं जाएगा। आप 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं एट द लास्ट में जो है क्रैश कोर्स एक करके लाऊंगा, जिसमें से मैं मैक्सिमम जो है 200 प्रश्न ऐसे लाऊंगा जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रश्न जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रिपीट करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं 150 से 200 प्रश्न जो है एट द लास्ट में लाऊँगा, जो कि आपके अकॉर्डिंग रहेगा। वही देखिए, तीसरा प्रश्न की अगर बात किया जाए तो इनमें से कौन सी प्रकृति भाषा नहीं है? तो प्रकृति भाषा नहीं है पर विशेष ध्यान देंगे। तो जो प्रकृति भाषा जो है वो अर्जित की जा सकती है। ठीक है, भाषा परिवर्तनशील होती है, मतलब समय के साथ बदल जाती है। भाषा अनुकरण से अर्जित की जाती है, जबकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है, इस वजह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। अर्जित मतलब कि आप अर्जन कर सकते हैं, भाषा का ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। परिवर्तनशील मतलब समय के साथ ये परिवर्तित होती रहती है। वही अनुकरण से आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा।
अब वही 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य आपको यहाँ पे ढूंढना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक भाषा की कई बोलियाँ होती हैं, यह बात सही है। प्रत्येक भाषा की अलग संरचना होती है, ये भी सही है। भाषा व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होती है, मतलब फैली होती है, ये भी सही है। जबकि एक बोली की कई भाषाएं होती है, एक बोली की एक ही भाषा होती है, ये बात गलत है। तो एक बोली की कई भाषाएं होती है, गलत है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 4 का बी। वहीं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 5वां नंबर कि हिंदी शब्द, 5वां नंबर है कि हिंदी शब्द का संबंध इनमें से किस शब्द से है। हिंदू से है, ठीक है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ठीक है। इनमें से हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है। भाषा नहीं है, विशेष ध्यान दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की तीनों की जो भाषाएं हैं वो हिंदी है। हिंदी की जो है, जो तीनों की भाषा है, जबकि पंजाब की पंजाबी भाषा, इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भाषा नहीं है, प्रांत की भाषा, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। 7वां प्रश्न हमारा है, 7वां है नंबर कि लखनऊ फैज़ाबाद में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बहराइच, गोंडा, लखनऊ, फैज़ाबाद, अगर इस क्षेत्र से आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अवधी भाषा बोली जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न हमारा क्या है, 8वां नंबर है हमारा कि इनमें से कौन सी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है। तो मालवी जो है वो बोली जाती है। इंदौर में, माफ़ कीजिएगा, इंदौर में जो है वो मालवी बोली बोली जाती है। इसी प्रकार से 9वां प्रश्न अगर देखा जाए तो आगरा मथुरा की बोली को क्या नाम दिया गया है। तो आगरा और मथुरा की जो बोली है वहाँ पे ब्रजभाषा बोली जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर कि हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मैथिली में रचना की थी। तो विद्यापति ने हिंदी में रचना की थी, ठीक है। बाकी अगला देखते हैं कि 11 नंबर हमारा देख लेते हैं। 11 नंबर हमारा है कि कौरवी किस भाषा, किस बोली का दूसरा नाम है। तो कौरवी जो है वो हिंदी खड़ी बोली का दूसरा नाम है। वहीं 12 नंबर अगर बात किया जाए तो 12 नंबर क्या है कि इनमें से हरियाणा की बोली कौन सी है। तो बांगरू जो है वो हरियाणा की बोली है। अब बात कर लेते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर में क्या है हमारा, तो हिंदी की उस बोली का नाम बताइए जो मध्यकाल में 600 वर्षों तक साहित्यिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही। तो ब्रज भाषा एक ऐसी भाषा थी जो कि हिंदी के मध्यकाल में 600 वर्षों तक साहित्यिक में भाषा के रूप में उपयोग होती रही थी। 14 नंबर देख लेते हैं कि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी के रूप में हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है, ठीक है। पूर्वी हिंदी जो विकसित हुई है वो अर्धमागधी से हुई है। वहीं अगर बात किया जाए, देखिए कि 15 नंबर की भोजपुरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर कि भोजपुरी जो है वो किस वर्ग की बोली है। तो बिहारी की वर्ग की बोली है। 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि बनारस, गोरखपुर, देवरिया में कौन सी बोली क्षेत्र बोली जाती है। तो बनारस, गोरखपुर, देवरिया में भोजपुरी बोली बोली जाती है। इसी तरीके से 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर पूछा गया है कि नैनीताल, नैनीताल में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है। कुमायूनी, ठीक है। 18 नंबर देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा, लेकिन एट द लास्ट में हम यहाँ पे जब 200 से 250 प्रश्न लाएंगे तो वो ऐसे प्रश्न होंगे जो कि बार बार पूछे गए हैं। उनके बाहर आपको उनको तो रट लेना है, बाकी इनको जो है एक सरसरी निगाहों से पढ़ लेना है ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान देना है। 18 नंबर है कि मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद की कौन सी बोली जब बोली जाती है। तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद में खड़ी बोली बोली जाती है। वहीं 19 नंबर की बात कर लेते हैं। 19 है कि हौ सर्वनाम का प्रयोग बोली में होता है। हौ, कहाँ जात हौ, कहाँ जात हौ, ये तो अवधि हो गई। हौ जो है वो ये ब्रजभाषा में अधिकतर प्रयोग होता है, ठीक है। अब जब कभी दोहे देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ झलकता है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि आएंगे, जाएंगे, खाएंगे रूप किस बोली है। आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, ये किस भाषा की बोली है। ये ब्रजभाषा है। अड़ई और अठऊ, अठऊ साथ साथ में अगर जो यहाँ पे होंगे जो अवध क्षेत्र के, ठीक है, कहाँ जाते हो, इस तरीके से अवधी भाषा की बोली है, ठीक है। अड़ई और अठऊ इस तरह देख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से अगर अगला देखा जाए 22 नंबर हमारा प्रश्न है कि किस बोली में विशेषण मूल अपने रूप में अकारांतता होती है। तो किस बोली में विशेषण अपने मूल रूप में अकारांत होते हैं। तो अवधि, ठीक है। वहीं 23 नंबर देखते हैं कि थारा, विस्का और म्हारा किस बोली में है। साफ साफ आपको जल रहा होगा, थारा, विस्का, म्हारा जो है ये किस सर्वनाम की किस सर्वनाम की बोली है। सर्वनाम पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो खड़ी बोली की है, ठीक है। वैसे ये बोली कहाँ बोली जाती है। म्हारा थारा राजस्थान में, ठीक है। म्हारो थारो। 24 नंबर देख लेते हैं
पूर्वकालिक क्रियाएं आके, खाके, लाके किस बोली की है? ये जो है क्रियाएं जो है वो खड़ी बोली की है। 24 नंबर का ये हमारा सही हो जाएगा। औकारांत प्रवृत्ति किस बोली की प्रमुख विशेषता है? तो औकारांत जो है वो ब्रजभाषा बोली की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आती है। वहीं 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर हमारा देख लेते हैं कि आकारांत प्रवृत्ति किस बोली में पाई जाती है? खड़ी बोली में। 27 नंबर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी ब्रजभाषा के कवि नहीं है? तो नाभादास, तुलसीदास और सूरदास, ये तीनों दास जो है वो ब्रजभाषा के कवि है, जबकि कुतुबन जो है ये ब्रजभाषा के कवि। 28 नंबर देख लेते हैं कि चंदायन की रचना किसने की थी? तो 28 नंबर का हमारा हो जाएगा बी सही, यानी मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की थी। वहीं 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर हमारा है कि कुतुबन की रचना मृगावती ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपको फीड कर लेना है दिमाग में। यही प्रश्न कलेक्शन जो है मैं एट द लास्ट में करवाऊंगा, जो कि 200 से 250 प्रश्न होंगे, उसके बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँ उसको तो आपको दिमाग में रख लेना है, क्योंकि मैं यही प्रश्न जो है लास्ट में कराने वाला हूँ, जो क्रैश कोर्स हमारा आने वाला है एट द लास्ट में। 30 नंबर है हमारा कि इनमें से कौन सी कृति अवधी भाषा की है? तो मधुमालती जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। वहीं देख लेते हैं 31 यानी 31 नंबर है कि माधवानल कामकंदला नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो माधवानल और कामकंदला के जो है रचनाकार कौन से हैं? तो इसके रचनाकार है आलम। अवध मिलाप के रचयिता कौन है? तो 32 नंबर है, अवध मिलाप के रचनाकार जो है लालदास है। वहीं 33 नंबर बात कर लेते हैं। 33 नंबर गीतावली में किस भाषा का प्रयोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है गीतावली। इन्होंने अवधी भाषा में इसको लिखा है, ठीक है, अवध प्रांत के क्षेत्र के। 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर है तुलसी की कौन सी कृति भाषा में लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब यही क्रैश कोर्स में हमारे शामिल होगा, क्योंकि यही पूछा गया है। 34 नंबर विनय पत्रिका पूछा गया था कि विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो तुलसीदास की है, लेकिन ये ब्रजभाषा में लिखी गई है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। वहीं 35 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर कि खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में सबसे पहले किसमें प्रयुक्त किया गया? किसने प्रयुक्त किया? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त किया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं बात करते हैं 36 नंबर का। तो 36 नंबर हमारा है कि आधुनिक काल में खड़ी बोली को प्रथम बार काव्य भाषा के कब बनाया गया है? तो आधुनिक काल में जो है खड़ी बोली को प्रथम बार काव्य भाषा में कब बनाया गया है? द्विवेदी युग में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, यानी आधुनिक काल में जो है जो खड़ी बोली थी वो पहली बार जो है काव्य भाषा के रूप में इसका प्रयोग हुआ है द्विवेदी युग में। 37 नंबर देख लेते हैं। 37 नंबर की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्रैश कोर्स में शामिल होगा। प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। अगला है हमारा 38 नंबर कि श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। तो कश्मीर सुषमा जो है वो श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई थी। ये जो है काव्य ग्रंथ है, ठीक है, खड़ी बोली में लिखी गई है। बात कर लेते हैं 39 की। तो 39 का जो हमारा है कि देश के सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहा जाता है? तो राजभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर कि देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा, ठीक है। अब बात करते हैं 41 प्रश्न की। तो भारतीय संविधान के 17वें भाग के अध्याय 1 की कौन सी धाराएं राजभाषा संबंधी प्रावधान करती हैं? तो जो कि हिंदी को बताया गया है राजभाषा के रूप में 243 से 351 तक के बीच में जो है वो भाषा संबंधित है, ठीक है, राजभाषा संबंधित। अब 42 नंबर देख लेते हैं। तो 42 नंबर क्या है हमारा कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा 343 के अंतर्गत कहा गया है कि जो हिंदी भाषा है वो भारत संघ की राजभाषा होगी, ठीक है, जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। 43 नंबर देख लेते हैं। 43 नंबर क्या है कि संविधान सभा ने भारतीय संघ की राजभाषा को होने का प्रस्ताव कब पास किया था? 14 सितंबर 1949। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हम 44 नंबर देख लेते हैं अपना कि 44 नंबर में यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अंग्रेजी को प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए हिंदी के साथ साथ सरकारी कामकाज में प्रयुक्त किया गया था? तो 15 वर्षों तक जो है हिंदी को जो है साथ साथ में अंग्रेजी भी प्रयुक्त हुई थी। 45 नंबर देख लेते हैं कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में सदस्यीय समिति की गठित किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। अब 46 देख लेते हैं। 46 जो हमारा है कि
कि संविधान लागू होने के कितने वर्षों बाद प्रारंभिक प्रावधानों के अनुरूप सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी समाप्त हो जानी चाहिए थी? 15 वर्ष के बाद जो है समाप्त हो जानी चाहिए थी। 46 देख लेते हैं। 47 है हमारा, ठीक है। 48 है हमारा आई थिंक, ठीक है। 47 ही है। तो 47 नंबर देख लेते हैं कि राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक गुण कौन सा होता है। ये इम्पोर्टेंट, आप यहाँ पे इसको शामिल कर सकते हैं। 47 नंबर, ठीक है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चाहिए वो है उपयुक्त सभी, यानी बहुसंख्यक लोगों के द्वारा प्रयुक्त होनी चाहिए वो भाषा, राष्ट्रीय एकता में सहायक होनी चाहिए, व्यापक क्षेत्र में व्यवहारिक मतलब फैली होनी चाहिए, ठीक है। अब 48 नंबर देख लेते हैं कि देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात के किस राजा ने किया था? तो देवनागरी लिपि का जो प्रयोग किया था वो गुजरात के किस शासक ने किया था? तो ये आपको बताना है, ये शासक थे जय भट्ट, ठीक है। वहीं 49 की बात कर लेते हैं। 49 हमारा क्या है? देखिए 49 हमारा है कि देवनागरी में अ की 12 खड़ी को स्वीकार करने में सुझाव किसने दिया था? तो अ की 12 खड़ी को स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था काका कालेकर ने, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा 50 नंबर प्रश्न हमारा देख लेते हैं। तो 50 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था, किसका था? तो अनुस्वार के स्थान पर जो है पंचमाक्षर का प्रयोग करने का सुझाव जो दिया था वो बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था। माफ़ कीजिएगा, पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग का जो सुझाव दिया था वो बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था। 51 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 51 नंबर हमारा प्रश्न है कि सौरसेन की अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ है? तो सौरसेन की अपभ्रंश से ब्रजभाषा भाषा का उपयोग विकास हुआ है, ठीक है। सौरसेन के अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ है? तो ब्रजभाषा का विकास हुआ है। वहीं 52 नंबर देख लेते हैं, यानी 52 नंबर, 50 2 52 नंबर है कि इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश जो है वो वियोगात्मक भाषा के रूप में जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब क्रैश कोर्स में शामिल होगा। 53 नंबर देख लेते हैं कि संचार एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे के बीच अर्थपूर्ण संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। यह परिभाषा किस लेखक की है? तो 53 जो है हमारा ये है हरिमोहन की, ये जो है परिभाषा है। 54 नंबर देख लेते हैं हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों में सर्वप्रमुख क्या है? तो रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वही 55 नंबर बात कर लेते हैं। 55 नंबर हमारा क्या है कि विस्तृत क्षेत्र में क्या बोली जाती है? तो विस्तृत क्षेत्र में भाषा बोली जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 56 नंबर देख लेते हैं, यानी 56 नंबर क्या है कि सीमित क्षेत्र में जो है वो बोली बोली जाती है, जबकि विस्तृत क्षेत्र में भाषा और सीमित क्षेत्र में बोली दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं 57 नंबर की, ठीक है। 57 नंबर हमारा जो है कि एक भाषा की बोलियों में पारस्परिक बोधगम्यता होती है। यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है कि एक भाषा की बोलियों में पारस्परिक क्या होती है? बोधगम्यता होती है। एक भाषा की मतलब मान लीजिए खड़ी बोली से जो है अवधी ब्रज भाषा, ठीक है, निकली है, तो उनमें क्या होगी? बोधगम्यता होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन चीज़ें होंगी। तो अगर एक अवध क्षेत्र का ब्रज भाषा क्षेत्र में जाता है तो वो बड़े आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। वहीं 58 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 58 नंबर हमारा है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दिया था? तो आर्य समाज, ठीक है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज में हिंदी का जो है प्रचार प्रसार में योगदान दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी क्रैश कोर्स में शामिल होगा एट द लास्ट में, जो हमारा लास्ट चलेगा। 59 नंबर देख लेते हैं, यानी 59 नंबर हमारा क्या है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन किसके द्वारा किया था? तो दक्षिण भारत में जो है हिंदी प्रचार सभा का गठन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। वहीं 60 नंबर अगर बात किया जाए तो 60 नंबर क्या है हमारा कि महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे की स्थापना कब की गई थी? तो महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे की स्थापना 1945 में 1945 में किया गया था। बात करते हैं 61 नंबर की सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के संपादक के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं 62 नंबर कि इनमें से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी की है? तो जो बांग्रू है वो पश्चिमी हिंदी की भाषा के अंतर्गत आती है।
63 नंबर देख लेते हैं। 63 क्या है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो एक भाषा की दो बोलियों में बोधगम्यता होती है, अभी हमने पिछले भी देखा था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। वहीं 64 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 64 नंबर हमारा क्या है। तो जो 64 है कि हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा माना गया है। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट। 65 नंबर देख लेते हैं। 65 नंबर क्या है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी की लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। वहीं 66 नंबर अगर देखा जाए तो 66 नंबर है कि राष्ट्रभाषा बनने के लिए कौन सा गुण होना आवश्यक है कि वह बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जानी चाहिए। बाकी वह सारे देश में बोली जाती हो ये ज़रूरी नहीं है, वह एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती हो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, वह विदेश में बोली जाती है तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो वह बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती हो तो वह राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है। वहीं 67 नंबर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है। तो मालवी, मेवाती, मारवाड़ी ये तीनों जो बोलियां हैं ये राजस्थानी हिंदी की बोली के अंतर्गत आती है, जबकि गढ़वाली नहीं आती है, ठीक है। वहीं 68 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 68 नंबर कि 68 है कि इन बोलियों में कौन सा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि मैथिली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। 69 देख लेते हैं, यानी 69 नंबर कि कानपुर जनपद में बोली कौन सी बोली जाती है। तो अवधी बोली जो बोली जाती है, ठीक। 69 नंबर का 69 का सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर देख लेते हैं। 70 नंबर क्या है कि राष्ट्रभाषा बनने के लिए सर्वाधिक आवश्यक गुण क्या है, बहुसंख्यक लोगों की भाषा होनी चाहिए, ठीक है। 71 नंबर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी पहाड़ी हिंदी की बोली कौन सी है। तो कुमायूनी जो है ये पहाड़ी हिंदी की बोली है। 72 नंबर देखते हैं कि मारवाड़ी किस उपवर्ग की भाषा, किस उपवर्ग भाषा की वर्ग की माफ़ कीजिएगा, मारवाड़ी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो मारवाड़ी जो है राजस्थानी, ठीक है, जो कि अभी बॉम्बे में, मुंबई में भी कई लोग रहते हैं, ठीक है, जो मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, ठीक है। 73 नंबर देख लेते हैं कि बांगरू बोली का दूसरा नाम हरियाणवी है। और 74 नंबर अगर बात किया जाए तो हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियाँ आती हैं। तो 18 बोलियाँ आती हैं। वहीं 75 नंबर अगर बात किया जाए कि मथुरा ज़िले की कौन से नाम से जाना जाता है। तो ब्रजभाषा के नाम से जाना जाता है मथुरा ज़िले को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 76 नंबर। तो 76 नंबर यानी 76 नंबर हमारा क्या है कि इनमें से कन्नौजी कहाँ नहीं बोली जाती है। तो कन्नौजी, इटावा, शाहजहाँपुर, हरदोई ये तीनों में बोली जाती है, जबकि फिरोजाबाद में नहीं बोली जाती है। अब देखिए 77 नंबर, देखिए भाषा से संबंधित, भाषा का सेगमेंट है तो इसमें भाषा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने सेगमेंट में इसको डिवाइड किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सेगमेंट का डिवाइड करने का ये मतलब है कि उसी सेगमेंट से विशेष तौर पर उसी प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं 77 की। तो आयो, गयो, करो ये शब्द जो है ये जो है ब्रजभाषा के हैं, ठीक है। करो, गयो, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है, पर विशेष आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो द्रविड़ परिवार की नहीं है। तमिल, तेलुगु, मलयालम तीनों जो है वो द्रविड़ परिवार की बोलियाँ हैं, जबकि उड़िया नहीं है। अब 79 नंबर देख लेते हैं, यानी 79 नंबर क्या है हमारा। तो 79 है सूरदास की कौन सी किस बोली के कवि हैं। तो ब्रजभाषा के कवि हैं, ठीक है। बात करते हैं 80 नंबर। तो 80 क्या है, इनमें से भाषा की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। भाषा परिवर्तनशील है, जी बिल्कुल। भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है, सही बात है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, सही बात है। जबकि भाषा में परिवर्तन बहुत शीघ्र होता है, ये बात गलत है, बहुत समय के साथ बहुत धीरे गति से होता है। 81 नंबर देख लेते हैं, इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में नहीं आता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल ये तीनों जो है हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पंजाब जो है हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इसको ध्यान रखिएगा। 82 नंबर देख लेते हैं, लोटा, बेटा, गड्डी किस हिंदी भाषा की बोली है। तो पंजाबी है, ठीक है, ये खड़ी बोली की भाषा बोली है, ठीक है, क्योंकि खड़ी बोली से ही पंजाबी जो है विकसित हुई है। 82 नंबर का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इया प्रत्यय का प्रयोग किस बोली में अधिक होता है। इया, ठीक है, तो ये अवधि में कहाँ जाती है। 84 नंबर देख लेते हैं। देखिए अवध प्रांत से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो मुझे 7 साल हो गए हैं, ठीक है। मैं
यहाँ स्पेशली प्रयागपुर रहता हूँ, बहराइच ज़िले के। तो 7 से 8 साल हो गए, तो अवधि का इस बार से जो है विशेष तौर पर बेनिफिट रहता है कि कई चीज़ें जो हैं जैसे 4 से 5 प्रश्न जो है बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है अगर अवध क्षेत्र से पूछा जाता है। तो अवधि से जो है यहाँ पे, क्योंकि भाषा जो होती है वो सीखने योग्य होती है, तो अगर आपने भाषा को सीख लिया है, ठीक है, तो पकड़ है उस पर, तो डेफिनेटली बड़े आसानी से आप जो रटने वाली चीज़ें हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा छोड़ ही दें, बाकी जो चीज़ें हैं समझने वाली वो तो आप बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका ये बेनिफिट होता है। 84 नंबर देख लेते हैं, विद्यापति किस बोली के कवि हैं? तो मैथिली के कवि हैं। वहीं 85 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता ब्रजभाषा की है? तो अकारांत प्रवृत्ति जो है वो ब्रजभाषा की है। अब देख लेते हैं 86 नंबर। 86 नंबर क्या है कि किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हाँ का प्रयोग होता है? ब्रजभाषा। हाँ जहाँ आ जाए ब्रजभाषा, ठीक। जात हाँ खाओ। 87 नंबर। 87 नंबर क्या है कि झांसी ललितपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? बुंदेली। 88 नंबर देख लेते हैं। 88 का जो है खड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दिल्ली मेरठ में जो है खड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन के रिगार्डिंग आप यहाँ पे एलिमिनेट मेथड के माध्यम से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 89 नंबर क्या है कि इनमें से कौन सी हिंदी की शैली नहीं है? गुजराती जो है हिंदी की शैली नहीं है, जबकि हिंदुस्तानी, उर्दू, रेख्ता ये तीनों जो है हिंदी की शैलियों के अंतर्गत आती है। बात करते हैं 90 नंबर की। बंदा नवाज किस बोली के कवि हैं? दक्षिणी हिंदी के। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हमारे 91 नंबर, लास्ट के 10 प्रश्न देख लेते हैं। 91 नंबर, इनमें से हिंदी को सर्वाधिक विरोध किस प्रांत में है? तमिलनाडु में। निज भाषा उन्नति है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 92 नंबर, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। यह कथन किस कवि का है? भारतेंदु जी का कवि है, कथन है। 93 नंबर देख लेते हैं कि हिंदी में प्रयुक्त अंकों का स्वरूप संविधान के अनुसार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंक। 94 नंबर देख लेते हैं, यानी 94 नंबर हमारा देख लेते हैं कि प्रारंभ में अंग्रेजी का प्रयोग राजभाषा के साथ साथ कितने वर्षों तक? वही सेम चीज़ें रिपीट हो गई, 15 वर्षों तक। 95 यानी 95 नंबर देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया गया है? तो 351 नंबर में, 351 अनुच्छेद में संविधान के सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है। 96 नंबर देख लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 15 भाषाओं का उल्लेख है। 97 नंबर देख लेते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। 98 नंबर देख लेते हैं, इनमें से कौन सी प्राचीनतम लिपि है? चित्रलिपि। 99 देख लेते हैं, यानी 99 नंबर कि तिलक ने देवनागरी को कितने टाइप निर्धारित किए हैं? 120। बाप रे। 100 नंबर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था? तो ये किया था सन 1953 में, ठीक है। तो ये 100 प्रश्न हमारे से कंप्लीट होते हैं। अभी चलेंगे इसमें से लगभग 250 से 300 प्रश्न होंगे जो भी भाषा खंड से पूछे गए प्रश्न हैं। इसके बाद हमारा अगला सेगमेंट जल्दी आएगा। तो ये हमारा क्रैश कोर्स था जो कि 20 से 25 मिनट का हम यहाँ पे ड्यूरेशन रखेंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया गया होगा, और डेफिनेटली इसके बाद बियॉन्ड बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम सारे प्रश्न को यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। सो अभी जो भी आपकी क्वेरी हो आप उसके रिगार्डिंग आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बाकी मैं एक नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा एट द लास्ट में, जो आपकी क्वेरी हो आप हमसे डायरेक्टली कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं वर्तमान समय में खुद MA का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मेरा ग्रेजुएशन जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो 3 से 4 साल मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है किस तरीके से पेपर आते हैं। तो मेरे पास जो है डी कुमार की BA BCom BLLB और साथ साथ में LLB और साथ साथ में MA एंट्रेंस एग्ज़ाम की तमाम प्रकार के जो बुक होते हैं वो हैं इस समय, ठीक है। तो मैं एट द लास्ट में उसको भी दिखाऊंगा, लेकिन उनको पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो सेम चीज़ें जो हैं, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाऊंगा जो कि आपके सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि सभी कोर्सेज़ के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पहले वो चीज़ें कराएंगे, फिर एट द लास्ट में हम यहाँ पे कोर्सेज़ वाइज यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एक स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।